इस प्रोग्राम नमस्कार, स्पॉटलाइट में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। देश की राजनीति में 2024 की सियासी चौसर बिछना शुरू हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार बनकर घूम रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की कोशिश है कि बिखरे हुए विपक्ष को एक ही छतरी के नीचे लाया जाए। कुल मिलाकर नीतीश कुमार हर हाल में विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भी मिले। लेकिन ध्यान दीजिए तो मायावती से नीतीश कुमार ने दूरी बना ली, यानी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी दलित नेता मायावती से मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। अब चर्चा तो ये भी चल रही है कि मायावती ने बिहार के बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई पर सवाल उठाए, जिसके बाद नीतीश ने मायावती से किनारा कर लिया। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार की मेहनत अब रंग ला पाएगी, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के अपने अपने हित हैं। ऐसे में समूचे विपक्ष को एकजुट करना कितना आसान है, ये भी देखने वाली बात होगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। नीतीश कुमार, जिनका बिहार के बाहर कुछ भी नहीं है, उनका जो कुछ है वह बिहार की सीमा के अंदर ही है। ना उन्होंने बिहार के कुछ कभी किया, और बिहार के बाहर उनकी क्या हैसियत है यह नीतीश कुमार भी अच्छी तरह से अपने को जानते और समझते हैं। जो व्यक्ति खुद कभी अपने दम पर सीएम नहीं बन पाया, हमेशा राजनीतिक दल के सपोर्ट से बना, वह बिहार के बाहर की रणनीति बना रहा है, यह बहुत ताज्जुब की बात है। ना इनकी कोई विचारधारा है, ना ही इनका कोई सिद्धांत है। इनका सिर्फ एक ही सिद्धांत है, गिरगिट की तरह रंग बदलना और मुख्यमंत्री एन केन प्रकारण बने रहना। जो सारी मलाई लूट के खुद के लिए मलाई बचा के रखना चाहते हैं, यही उनकी एक रणनीति है। और यह जनता अच्छी तरह जानती है कि 2024 में एक ही पिक्चर हिट होगी, अली बाबा और 40 चोर। जो पार्टियां आज अतीक अहमद को शहीद बता रही हैं, जो राजनीतिक दल अतीक जैसे क्रिमिनल्स को पनाह देने का काम कर रहे हैं और उनके लिए आंसू बहा रहे हैं, इनको तो वोट देना भी गुनाह होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो स्वरूप दिया है, उस स्वरूप को देखते ही नीतीश जी ने आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिलना उचित समझा। समाजवादी पार्टी के अलावा जो राजनीतिक दल अपने आप को उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ बताते हैं, वो तो बीजेपी के पक्ष में बात करते हुए नजर आते हैं। वो चाहे बसपा हो, चाहे राजभर हो, या और राजनीतिक दल जो भी हैं, वो सवाल समाजवादी पार्टी से पूछते हैं, एक रेड कॉर्पेट बिछाने का प्रयास करते हैं मौजूदा सरकार के लिए। उत्तर प्रदेश के मेयर के टिकट के बंटवारे, जिस तरीके से उसका वितरण किया मायावती जी ने, उससे स्पष्ट होता है कि वो किसकी मदद करना चाहती हैं। तो कोई क्यों मिले, लेकिन ये सवाल आदरणीय नीतीश कुमार जी से पूछना चाहिए कि वो मायावती जी से कब मिलेंगे। और जो एक वोट परसेंट है उत्तर प्रदेश में मौजूदा स्थिति में, वो वोट प्रतिशत इतना कमजोर नहीं है जो बीजेपी से लड़ ना सके। चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। बिखरे से पहले लेकिन अब संवरने लगे हैं विपक्षी एकता को लेकर। जिस तरीके से नीतीश कुमार तमाम राजनीतिक दलों को एक ही छतरी के नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल के नेताओं से भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन प्रभात जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देश भर में मोदी विरोधी मोर्चे की जो कवायद यहाँ पर नीतीश कुमार कर रहे हैं, कांग्रेस से उन्होंने बातचीत की, राहुल गांधी से मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे से वो मिले, उसके बाद पश्चिम बंगाल पहुंचे, यहाँ पर उन्होंने सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। उसके ठीक बाद यानी कि उसी दिन उत्तर प्रदेश जा पहुंचे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की और संदेश यही दिया कि जनता बीजेपी से परेशान हो चुकी है। बीजेपी जो कि जिस तरीके से महंगाई बीजेपी के राज में बढ़ रही है, तमाम मुद्दे चाहे वो कानून व्यवस्था के हों, भ्रष्टाचार के हों, इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं अब एकजुट होने की कोशिश में है। नीतीश कुमार कितने कामयाब हो पाएंगे, किस तरह से आप इस पूरे सेंटिमेंट को देखते हैं? क्या 1977 1990 वाली स्थिति एक बार फिर बन पाई? नहीं, देखिए किस तरीके से ये पूरा मामला अभी आया है देखने को कि नीतीश कुमार अखिलेश से मिले। देखिए ये बिहार और बंगाल और यूपी का जो एक गठजोड़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है,
जिसमें 162 सीटें लगभग हैं और इन 162 सीटें ही तय करती हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और इन 162 सीटों में नीतीश कुमार का बहुत मामूली जनाधार है, उससे बड़ी नेता जो है ममता बनर्जी है जी। और विपक्ष में जिस तरीके से लगातार ये एक सामने आ रहा है कि विपक्ष में मोदी के सामने कौन चेहरा ट्रिपोल अलायंस में रहेगा। ट्रिपोल अलायंस जब होता है तो उसके पहले देश की जनता ये एक समझने का प्रयास करती है कि मोदी के सामने, देखिए मोदी जब 2014 में आए तो उनका जो एक ओरा था इस देश के अंदर, आज वो बहुत ग्लोबल और बहुत इंटरनेशनल ओरा बना हुआ है और उस ओरे को तोड़ने के लिए कोई भी चेहरा अभी तक एकजुट नहीं हो पा रहा है। और जो आम चुनाव होता है 2024 का, वो बड़ा चुनाव होता है, उसमें चेहरे प्रस्तुत करने पड़ते हैं। कांग्रेस आज भी राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस आज भी इन क्षेत्रीय क्षेत्रों से एक वजूद अपना अलग रखती है, चाहे खड़गे आ गए हो, चाहे राहुल गांधी की संस्था चली गई हो, लेकिन कांग्रेस आज भी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरने की स्थिति में है। अब जो क्षेत्रीय क्षेत्र हैं वो आपस में ही भले कुछ भी एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन 0/0 जिसे मैं कहूंगा कि इनका कोई योगदान नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटों में 65-62 सीटें पिछली बार 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास थी। किसी तरीके से मायावती को 10 सीटें मिल गई थी और समाजवादी पार्टी 5 सीट से अपनी 6वीं सीट पिछले 2 चुनाव से लोकसभा चुनाव से नहीं कर पा रही है। तो और 80 की सीटों में जो इस बार की स्थिति है वो भले नीतीश कुमार अखिलेश से मिले आके और वो एक अपने आप को वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम यूपीए के संयोजक बनेंगे और हम देश की राजनीति में छा जाएंगे। और उन्होंने ये बात बहुत पहले कही कि हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और हम सेंट्रल की राजनीति करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार का की एक तो राजनीतिक विश्वसनीयता बिल्कुल खत्म सी है। इधर केजरीवाल हो या शरद पवार हो या ममता बनर्जी हो या केसीआर हो या अखिलेश हो ये या मायावती, देखिए मायावती की एक पॉलिटिक्स और राजनीति करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। मायावती किसी के साथ नहीं जाती है प्रीपोल अलायंस में, पोस्टपोल अलायंस भी बड़ा सोच समझ के वो करती है कि उसको किसके साथ जाना है और कहां पे उसकी जो है भागीदारी कितनी अच्छी रहेगी। तो मायावती इस समय निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है और लोग मायावती को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस के बाद अगर कोई भी नेता है तो मायावती को आप अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए अखिलेश कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन चेहरा प्रधानमंत्री होगा, ये आपस में विपक्ष तय नहीं कर पाता है। अगर विपक्ष ये छोड़ दे किनारे और विपक्ष चुनाव लड़ने के पहले ये तय करे कि हम सब एक चुनाव लड़ेंगे और जिस तरीके से थर्ड फ्रंट आया था या मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, और भी कई उदाहरण है, चाहे देवगढ़ा हो चाहे गुजरात हो, तो इस स्थिति में पोस्टपोल अलायंस मुझे वो दिखाई दे रहा है। प्रीपोल अलायंस में विपक्ष की एकता मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही है। शरद पवार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तरफ या अपने अघाड़ी महाविकास अघाड़ी से वो भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बड़े सीनियर टॉप लीडर है वो इस देश के शरद पवार। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कितना भी प्रयास करें, नीतीश बिहार में अपना जनाधार बचा ले, 10 सीटें अपनी लाने की स्थिति उनकी नहीं है और बात कर रहे हैं वो 200, 250, 300 लोगों को इकट्ठा करने की। तो ऐसी स्थिति में आप लोकतंत्र है, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप जाके एक विपक्षी कवायद कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री पद को लेके या विपक्ष की एकता को लेके नीतीश कुमार कभी भी सफल हो पाएंगे। बिल्कुल। चलिए प्रभात जी, मैं आपके पास आऊंगा। शान खान साहब भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। केसी जैन साहब जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आरिफ हबीब खान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आरिफ जी, आपके पास ही मैं सीधा आऊँगा। अखिलेश यादव से नीतीश कुमार मुलाकात करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव और नीतीश कुमार आखिर मायावती से क्यों नहीं मिलना चाहते हैं? आखिर क्या कुछ कारण इसके पीछे है? क्या आनंद मोहन की रिहाई को इसके पीछे माना जाए, क्योंकि मायावती ने उसका विरोध किया, सवाल उठाए, ट्वीट किया, उसके बाद क्या नीतीश कुमार और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मुखर नजर आ रहे हैं? क्या स्टैंड रहेगा आपका इस पर? सभी को मैं अभिवादन करते हुए नमस्कार करता हूं जी।
देखिए, मायावती जी की स्ट्रैटेजी हम्म पिछले लोकसभा के बाद से रही है, हम्म वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करती हुई दिखाई दी, हम्म या भारतीय जनता पार्टी को कह लीजिए वो समर्पण कर चुकी है। हम्म तो उनकी आइडियालॉजी अब कुछ रह नहीं गई। इस आइडियालॉजी को कांशीराम जी लेकर के चले थे, बाबा भीमराव अंबेडकर की मूल भावना को, उनके संदेश को लेकर के चले थे। आज उस आइडियालॉजी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बखूबी अपने अंदर समाहित किया और उसी पर चले। उनका जो वोट बैंक है वो पिछले लोकसभा में और वर्तमान विधानसभा में भी वो ट्रांसफर हो गया भारतीय जनता पार्टी को, और कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ वो कभी खड़ी हुई दिखाई नहीं दी। तो उनके हमारे साथ आने न आने से हमारी सेहत पे कोई असर पड़ेगा, पहली बात। दूसरी चीज, मैं जैसे इतना कहना चाहूंगा, हेलो, जी जी सुन रहा हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो वर्तमान में स्थिति है, इस स्थिति में एक शेर है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो होता है क्या, और वो आगे आगे देखिए होता है क्या। निश्चित रूप से 2019 के बाद से वर्तमान में जो सरकार है केंद्र में, उसकी विश्वसनीयता घटी है। बिल्कुल। और जनता जो है वो अब विकल्प तलाश रही है कि बहुत वादे हो गए और एक भी वादे पर केंद्र की सरकार टिकी नहीं। चाहे आप विकास का मुद्दा ले लीजिए जी, आप भ्रष्टाचार पे चले जाइए, काला धन आज तक नहीं आया, और अडानी जी के ऊपर कितने बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उस पर प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी को कहते थे कि मौन मोहन प्रधानमंत्री है, और आज वो खुद कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता सब देख रही है, और जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं है। गठबंधन तो 2014 में मोदी जी ने भी लगभग 50 दिनों से किया था, लगभग 50 दिनों से किया था। और आज की स्थिति में भी जब ये कहा जाता है कि विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में कई कोने में जहां पर उनकी जमानत जब्त हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी ने जो प्रयास किया है वो प्रयास सफल होगा, और एक ऐसा गठबंधन बनकर के तैयार होगा जो मोदी जी का विकल्प बनेगा। नीतीश जी ने यह कह दिया है कि हम लोगों को संविधान के बचाने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। कौन नेता होगा यह चुनाव के बाद तय किया जाएगा। जैन साहब, आप पर आरोप लग रहे हैं जिस तरीके से विपक्ष आरोप। जी प्रभात जी, मैं से ये पूछना चाहता हूं कि नीतीश ने कौन सा लोकतंत्र बचाया जिस संविधान को बदलकर, जेल मैनुअल को बदलकर आनंद मोहन को रिहा कराया, जिस आईएएस की हत्या में आनंद मोहन इन्वॉल्व थे और उनको उम्र कैद की सजा मिली। बिल्कुल, इसका जवाब हम लेंगे, आरिफ साहब से भी लेंगे, जैन साहब भी इस पर बोलेंगे, क्योंकि बीजेपी भी चुप्पी साधी हुई है आनंद मोहन पर। हमारा जवाब आ जाए। जैन साहब, मैं जवाब दे रहा हूं। आपकी साइलेंस, आपकी चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आप आनंद मोहन पर चुप क्यों हैं, और कितना काला धन आया, इस बारे में आप बताएं। महंगाई क्यों बढ़ रही है? विपक्ष एक बड़ा आरोप आप पर लगा रहा है, जो मोदी विरोधी मोर्चा खड़ा हो रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण अगर है तो वो है एजेंसियों का दुरुपयोग। लगातार एक के बाद एक विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, छापे पड़ रहे हैं। इसका बड़ा कारण क्या ये है? नहीं, देखिए, दरअसल क्या है सोनू जी, कि जो भी विपक्ष की एकता की बात हो रही है, अभी आदरणीय प्रभात जी ने बहुत तीखे सवाल, 4-5 सवाल उन्होंने अपने पहले स्टेटमेंट में तीखे सवाल किए। एक तो ये कि समाजवादी पार्टी के साथी अभी जिस प्रकार से बहन जी को कमतर करके आंक रहे हैं, और साथ ही साथ अगर बहन जी इतनी कमतर हैं, और रही बात वोट ट्रांसफर की, तो जिस समय समाजवादी पार्टी का और बीएसपी का गठबंधन हुआ, उस समय बीएसपी का वोट समाजवादी पार्टी ट्रांसफर नहीं करा पाई, और समाजवादी पार्टी 5 सीटें लेके आती है, जबकि 0 सीट से बीएसपी 10 सीटें लेकर के आती है। तो जब वो वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए, तो ये कह देना कि बिना गठबंधन के बहन जी अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर कर दे रही है, ये बात बिल्कुल कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं है, और एक
विधानसभा के आगे क्या बताते राजनीति, हैं? मेरी बात आ जाए मैं देखिए डिबेट ये आधे घंटे की होती है और हम 4-5 प्रभात जी लोग आपके हैं, पास आएंगे, हम सबके वापस स्टेटमेंट आ नहीं लौटेंगे पाएंगे जी। इसलिए। बात रखिए जैन और साहब। दूसरी बात ये सुन लीजिए मेरी बात सुनो जी। दूसरी बात ये कि अभी गठबंधन को लेकर के जो चर्चाएं हो रही हैं, तो देखिए प्रभात जी ने एक और दूसरी बड़ी बात कही कि गठबंधन में चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होता है और चेहरा एक मॉब में वोट को कन्वर्ट करने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि नेतृत्व करने के लिए नेता कौन हो। राजनीति में महत्व होता है नेतृत्व का, यानी नेता आपका है कौन, किस विचारधारा का नेता है, कौन नेता है। तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा ये नीतीश जी कह रहे बाद में तय हो जाएगा। अरे बाद में तो छोड़िए, क्या ममता जी अपना दावा छोड़ देंगी? क्या आपने मान लिया है कि अखिलेश जी इस योग्य नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या कांग्रेस जो वास्तव में सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष के रूप में है, उसके हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ सांसद है, लेकिन बाकी पार्टियां तो अपने अपने स्टेट तक शामिल है। तो क्या कांग्रेस अपना दावा छोड़ देगी? कांग्रेस सरेंडर कर देगी कि नहीं ममता जी बन जाए या नीतीश जी बन जाए या अखिलेश जी बन जाए? तो देखिए ये एक बड़ा एक तरीके से बड़ा सवाल सामने पैदा होगा, गठबंधन के बाद हो चाहे गठबंधन के पहले हो। और दूसरी बात ये है कि देखिए कहीं पर भी जो आधार की बात है, अभी चुनाव हुआ है रामपुर का और आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ है। इस उपचुनाव में क्या संदेश दिया है जनता को कि आगे आने वाली कौन सी सरकार को जनता स्वीकार कर रही है? और उत्तर प्रदेश से जो 80 सीटें हैं, देखिए उत्तर प्रदेश से ही रास्ता होकर के जाता है प्रधानमंत्री की कुर्सी का। और उत्तर प्रदेश में चाहे कांग्रेस हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे बीएसपी हो, आप देखिए तीनों का आधार क्या है। और रही बात ममता जी की, ममता जी बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगी, मिलना मिलाना अलग बात है, साल उड़ाना, लेकिन ममता जी इतनी महत्वाकांक्षी लेडी है कि वो बिल्कुल नहीं स्वीकार करेंगी कि अगर गठबंधन बनता है तो गठबंधन में उनको छोड़ करके कोई प्रधानमंत्री बने। और एक चीज है, अभी सारी की सारी पार्टियां केवल बार्गेनिंग करने में लगी हुई है, मोल तोल करने में लगी हुई है, किस पार्टी के कितने सांसद बनकर के आएंगे तो वो प्रधानमंत्री का दावादार हो जाएंगे। लेकिन वही बात जो प्रभात जी ने कही, जो पार्टी पूरे देश में कहीं ना कहीं उसके सांसद हैं, क्या वो पार्टी अपना दावा छोड़ देगी प्रधानमंत्री का? तो अभी गठबंधन के कयास है, लेकिन ना तो कहीं ये गठबंधन दिखाई दे रहा है जमीन पे। और हमें लगता है कि जब प्रधानमंत्री की बात आएगी तो फिर से एक बार सिर्फ ही सामने आएगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल शान जी, नेता कौन, नेतृत्व किसका? राहुल गांधी को आप आगे कर रहे हैं, लेकिन जिम्मा आप नीतीश कुमार को दे रहे हैं कि आप विपक्षी नेताओं से बातचीत कीजिए, एक छतरी तले इन नेताओं को लाइए। आप साफ तौर पर राहुल गांधी को कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित कर देते हैं और रसातल में पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश में? आप एक सीट है आपकी, कितनी सीटों पर लड़ेंगे आगामी चुनाव? देखिए सोनू जी, पहले तो ये कि आज देश में चेहरे पीछे हो चुके हैं और मुद्दे आगे आ चुके हैं। मुद्दे क्या है? मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है देश की सीमा पे चीन की घुसपैठ, मुद्दा है आज अदानी को जिस प्रकार से फायदा पहुंचाया जा रहा है, देश की सार्वजनिक संपत्ति को नीलाम किया जा रहा है, वो मुद्दा है। मुद्दा है जातिगत जनगणना। ऐसे तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं तो देश की जनता के लिए महत्वपूर्ण है, चेहरे महत्वपूर्ण नहीं है। और इन तमाम मुद्दों पर देश की जनता अब सत्ता परिवर्तन करना चाहती है। वो चाहती है कि देश से इस सरकार की, इस जन विरोधी सरकार की, इस भ्रष्ट सरकार की, इस कमीशन खोर सरकार की विदाई हो। और उसकी आस है कोई तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव में जाएगी और समान विचारधारा के दलों के साथ गठबंधन करके जाएगी ताकि भाजपा का सफाया पूरी तरीके से किया जा सके। अब दूसरी बात कि आपने कहा कि हमने नीतीश कुमार जी को जिम्मा दे दिया है। नीतीश कुमार आज हमारे साथ गठबंधन में है, वो लंबे समय तक भाजपा के मित्र और एनडीए के सहयोगी रहे हैं। वो यदि आज एनडीए के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ प्रदेश प्रदेश जाकर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं तो ये भाजपा की विफलता है। कहीं ना कहीं इनके अपने जो सहयोगी दल है वो इनसे त्रस्त आ चुके हैं, इनकी भ्रष्ट नीतियों से त्रस्त आ चुके हैं, इनकी तमाम जो विफलता है उनसे त्रस्त आ चुके हैं। तो ये भाजपा के लिए विफलता का विषय है, ये हमारे लिए विफलता का विषय नहीं है। भाजपा का कोई साथी भाजपा के खिलाफ अभियान चला रहा हो और वो कह रहा हो कि भाजपा को इस देश से खत्म करो क्योंकि ये देश विरोधी पार्टी है, तो ये भाजपा के लिए विफलता का विषय है, हमारे लिए विफलता का विषय नहीं है ये। बिल्कुल जैन साहब, भाजपा के भीतर से आवाज आने लगी है। नहीं देखिए सोनू जी देखिए, पहली बात तो ये है कि हर एक हार का ठीकरा आप
सीधे सीधे संविधान पे, संविधान के नष्ट होने पे, संविधान के खतरे से जोड़ दे, ये कहां तक सही? ईडी सीबीआई जांच जिस पार्टी पर होती है वो पार्टी कहती है भाई संविधान खतरे में। चुनाव जो पार्टी हार जाती है कहते हैं संविधान खतरे में आ गया है। अगर ये इनके खिलाफ, अगर राहुल गांधी जी के खिलाफ अगर कोर्ट एक निर्णय देती है तो कोर्ट खतरे में आ गया है, कोर्ट अपना सही काम से नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वही सत्ता दल के किसी विधायक सांसद के खिलाफ निर्णय आता है तो वही कोर्ट सही काम कर रहा है, उसकी पीठ तो दबाते हैं कि भाई न्यायालय ने सही निर्णय किया। लेकिन राहुल गांधी जी अगर 2 साल के लिए उनको बाहर कर दिया जाता है, 2 साल की सजा मिलने के बाद कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आपकी सदन की सत्ता खत्म हो गई, तो संविधान के साथ साथ न्यायपालिका भी खतरे में आ जाती है। न्यायपालिका प्रश्न लगते हैं और जब चुनाव हार जाते हैं टीवी मशीन के ऊपर ठीक रपोते हैं। यानी कि देखिए, 2 मानक अलग अलग नहीं हो सकते हैं। अगर किसी चीज को नापने का मीटर एक है तो सबके लिए एक ही होगा, अलग अलग नहीं हो सकता है कि नहीं हमारे लिए 1 लीटर है और आपके लिए 1 लीटर 1.5 लीटर आपको सामान मिल जाएगा। तो ये मानक अलग अलग नहीं हो सकते। एक चीज, एक निर्णय पे वही जुडिशरी सही, एक निर्णय पे वही जुडिशरी गलत, ये नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये है कि देखिए, केवल सत्ता लोलुपता है। ये पता है, वो चाहे नीतीश जी हो, चाहे ममता जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, इनको सबको ये चीज स्पष्ट रूप से पता चल गई है कि मोदी जी का जिस प्रकार से एक आभा मंडल बढ़ा है काम करने की वजह से, और मोदी जी ने कई बार कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, कि देश में अगर छवि भारतीय जनता पार्टी की आज बनी है तो केवल चलिए, समय की कमी है, शान जी से हम जवाब ले लेते हैं जो आरोप आप लगा रहे हैं। तो काम करने की वजह से हम चमक करके उभर करके आए। आप काम करेंगे, आप चमक करके उभर करके आएंगे, और जो काम करेगा वो चमक के उभर करके आएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ संविधान खतरे में आ जाना, क्योंकि संविधान खतरे में नहीं है, कांग्रेस खतरे में, कांग्रेस खतरे में, समाजवादी पार्टी खतरे में है, ममता जी खतरे में, इसलिए संविधान खतरे में। कानून सबके लिए है कि बीजेपी के रही करप्ट क्रिमिनल लोगों पर कार्रवाई हो रही। संक्षेप में अपनी बात रखें, उसके बाद आरिफ साहब और प्रभात जी के पास में जाऊंगा। सोनू जी, यदि कानून सबके लिए समान है तो देश के तिरंगे को ऊंचा करने वाली वो बेटियां जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की पहलवान है, उन्हें न्याय के लिए सड़क पर क्यों बैठना पड़ रहा है आज? नहीं, ये कोई विषय नहीं है, ये कोई विषय नहीं है। जैन साहब से यदि समान कोई विषय नहीं है। चलिए जैन साहब, देते हैं, उसकी जांच चल रही है, जांच कमेटी उसके लिए गठित है। कब एफआईआर हुआ बताइए ना, न्यायालय जाना। अरे देखिए, एफआईआर ऐसे नहीं हो जाती है, न्यायालय ने नोटिस एफआईआर पुलिस को 2 साल बाद 3 साल चलिए, आदमी को आप दोनों से गुजारिश है कि आप डिबेट का डेकोरम बनाए रखें। मैं आरिफ साहब के पास आऊंगा। आरिफ साहब, जब आप 2014 में चुनाव लड़े तो 2014 में बसपा का वोट शेयर कुछ अलग था, 2019 में जब आप साथ आए तो परिस्थितियां कुछ अलग हुई। क्या उस वजह से आप कहीं ना कहीं मायावती से किनारा कर रहे हैं? प्रभात जी ने मेरे बोलने के बाद एक सवाल किया था प्रभात जी ने कि आनंद मोहन जी को रिहा करने के लिए ही होगा। तो मैं पूछता हूं कि जो रेप हुआ था सामूहिक रूप से गुजरात में, उसको किसने छोड़ा? आज सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा कर दिया है, फाइल नहीं मिल रही है कि किसके आदेश से छोड़े गए। संविधान खतरे में नहीं है। अभी हरेन पांड्या और तमाम वो माया कोडनानी को बरी कर दिया गया। कितने लोग मार दिए गए गुजरात में, उनके कातिल नहीं मिले है? आप बताइए, संविधान खतरे में नहीं है? आप बात करते हैं, आप सवाल करते हैं आनंद मोहन का, अगर आप रेपिस्ट को छोड़ेंगे। चलिए प्रभात जी बताएंगे कौन खतरे में? संविधान खतरे में, विपक्ष खतरे में, बीजेपी खतरे में, इसलिए एजेंसियां कार्रवाई कर रही है। प्रभात जी कह रहे थे कि काम किया है। प्रभात जी संक्षेप में बात रखें, समय कम है। परिणाम यह है कि 45 साल के बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया। जी प्रभात जी, और आजमगढ़ भी आप हार गए, उसका मूल्यांकन करिए, अपना गढ़ तक आप हार गए। चलिए, आपसे गुजारिश है कि डिबेट का डेकोरम बनाए रखें, समय की बहुत कमी है, उस वजह से आप चारों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार की विपक्ष के साथ मोर्चाबंदी कितनी सफल हो पाती है। ये 2024 के चुनाव में देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, नमस्कार।